So we'll go ahead with next topic, but of course as usual अगले टॉपिक पे जाने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, इफ़ यू रिमेंबर वी हैव सीन व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, याद है क्या? स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो पहले वो हमको एक बार वापस रिवाइज करना पड़ेगा सो एज टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे भी जाने से पहले यू शुड नो व्हाट इज़ एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। तो हमने कल के लेक्चर में वी हैव डिफाइंड व्हाट इज़ एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। इसको हम नोट करते हैं ई से। कैसे नोट करते हैं? ई। तो एमिसिव पावर कैसे डिफाइन किया था, याद है? एट अ गिवन टेम्परेचर द क्वांटिटी ऑफ radiant energy emitted per unit time per unit surface area is defined as emissive power. So emissive power is defined as emissive power at a given temperature is defined as कैसे डिफाइन किया है इसको? एज द क्वांटिटी, मतलब अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया। तो एमिसिव पावर इज़ द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, Q/AT। और फिर हमने इसका ऐसा यूनिट भी देखा था, जूल, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, टाइम मतलब सेकेंड। तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड होता है वैट। तो तुम इसको वैट पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर करते हो। अब ये इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बाकी जो भी डिटेल मैंने बताए थे, एमिसिव पावर किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन 4 थिंग्स। नंबर 1, इफ़ यू रिमेंबर, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, जिसको तुम नेचर ऑफ द सराउंडिंग भी बोलते हो। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मतलब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का कितना टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है टाइप ऑफ बॉडी पे। चौथा डिपेंड करता है एरिया ऑफ द बॉडी पे, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। इसके बाद हमने देखा था लास्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। So we have seen spectrum of black body radiation in terms of wavelength. So to study spectrum of black body radiation in terms of wavelength, हम लोग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लेते हैं, मतलब अलग अलग ब्लैक बॉडीज लेते हैं। वी कीप इट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ओके। एंड इफ यू रिमेंबर, बाय कीपिंग द डिफरेंट सोर्सेज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, व्हाट डू वी मेजर? वी मेजर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमिसिव पावर। सो वी मेजर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। हमने नंबर ऑफ बॉडीज़ लिए, उनको अलग अलग टेम्परेचर पे रखा, हर एक बॉडी का हमने एमिसिव पावर मेजर किया एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक गिवन बॉडी कितना एमिसिव पावर जनरेट कर रहा है या कितना इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दे रहा है। गुड। और हमने ये जो ऑब्जर्वेशंस थे इसको प्लॉट किया था इन द फॉर्म ऑफ, रिप्रेजेंट किया था इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स। कौन सा ग्राफ पे? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ। तो what we do in this case is, remember we are just revising, तो मैं एक एक पॉइंट यहाँ नहीं लिखने वाला हूँ, you just have to know this now। तो what we do is, हम अलग अलग सोर्सेस को अलग अलग टेम्परेचर पर रखते हैं। what we do is, हम हर एक सोर्स का इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब एमिसिव पावर मेजर करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। और ये जो ऑब्जर्वेशंस है इसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ कर्व प्लॉट करते हैं। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे वी सी समथिंग लाइक दैट। इससे हमने 3 इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ किए थे। नंबर 1, इट इज़ सीन दैट एमिसिव पावर
increases, emissive power मतलब intensity of radiation increases with increase in wavelength. Number 2, it reaches a maximum value and then emissive power मतलब intensity of radiation decreases with further increase in wavelength. तो initially wavelength के साथ intensity बढ़ता है, एक मैक्सिमम वैल्यू पर जाता है, फिर फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ जब तुम करते हो तो फिर इंटेंसिटी क्या होता है, कम होता है, इट डिक्रीजेस. देन टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट ऑल द वेवलेंथ इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व. तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो हमको देता है टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट ऑल द वेवलेंथ्स. At all the wavelengths. तो ये area under the curve will give you total energy. But then उसके बाद if you remember, फिर हम लोग same experiment repeat करते हैं by keeping the bodies at different temperatures. So what we do is we repeat the same experiment, but now this time we repeat the same experiment by keeping the bodies at different temperature. तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, मान लो ये 1000 केल्विन का था. अब अगर मैं ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के इफ़ आई कीप इट लाइक 2000 केल्विन, वी सी दैट द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूज टू बी नॉन यूनिफॉर्म. मतलब अभी भी ग्राफ का जो नेचर था नॉन यूनिफॉर्म वैसा ही है. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर एक वेवलेंथ पे सेम इमिसिव पावर नहीं मिलना. अगर यूनिफॉर्म होता तो हर एक वेवलेंथ पे इमिसिव पावर क्या होता, सेम, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता. वैसा मिला क्या, नहीं. तो एज यू इंक्रीज टेम्परेचर the energy distribution continues to be non-uniform. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, लेकिन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल रिमेन्स नॉन यूनिफॉर्म. फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये पहला ऑब्जर्वेशन बता दिया मैंने, व्हेन यू कीप डिफरेंट सोर्सेज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. पहला ऑब्जर्वेशन है वी सी दैट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूज टू बी नॉन यूनिफॉर्म. दूसरा, इफ़ यू लुक यहाँ पे जिस वेवलेंथ के वैल्यू के लिए पीक आया था, वैसे उसको लैम्डा मैक्स बोलते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो पीक लेफ़्ट में शिफ्ट हो रहा है. पीक लेफ़्ट में शिफ्ट होने का मतलब होता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू इन्वर्स के प्रोपोर्शनल है. सो इट इज़ सीन दैट द वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम, द वेवलेंथ at which intensity of radiation is maximum decreases with increase in temperature. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. क्या होगी, कम होगी. So it is seen that the wavelength at which intensity of radiation is maximum decreases with increase in temperature. दो ऑब्जर्वेशन हो गया. तीसरा क्या था, it is seen that the total energy emitted per unit area per unit time is also higher at हायर टेम्परेचर्स. तो यहाँ तक हमने कल कवर किया था. अब अगला लॉ, आज का पहला टॉपिक, दैट इज़ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वो इसी ग्राफ का आउटकम है. और ये ग्राफ तुमने कौन से टाइप के बॉडी के लिए प्लॉट किए हैं, ब्लैक बॉडी. कौन से टाइप के बॉडी, ब्लैक बॉडी. तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी किसके लिए एप्लीकेबल हो गया, विच टाइप ऑफ बॉडी, ब्लैक बॉडी. तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सट्रीमली सिंपल, कुछ है ही नहीं, मैं यहीं से बता देता हूँ. सो इट इज़ सीन दैट, जो हमको दिख भी रहा है यहाँ से, इट इज़ सीन दैट द वेवलेंथ at which the intensity of radiation is maximum decreases with increase in temperature. Therefore, you can say
the peak of this graph shifts to the left, and hence it is called as Wien's displacement law. So therefore the peak of intensity of radiation, the peak of intensity of radiation shifts, अब shift मतलब displace हुआ, तो displaces to the left, and hence the law is known as displacement law. यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है, तो जस्ट बी केयरफुल विद दिस. यहाँ पे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो अभी हम लोग इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देंगे, यही स्टेटमेंट है आपका. तो इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ एट विच द एमिसिव पावर, क्योंकि अभी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब एमिसिव पावर, सो इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ एट विच द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दैट इज स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ. सो इट स्टेट्स दैट, ईजी है, बहुत ईजी है. कोई भी कॉन्सेप्ट तुम सिर्फ समझ लो अच्छे से और उसको इंग्लिश में लिखना होता है, बाकी फिजिक्स में कुछ नहीं है. इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ एट विच the emissive power of a black body is maximum is what is inversely proportional किसको inversely proportional is inversely proportional to what? अरे अभी तो लिखा, अभी तो पता है, inversely proportional to absolute temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होगी. सिंपल. तो लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो जब भी तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लिखते हो, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है b, वेयर b इज कॉल्ड एज वीन्स कांस्टेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट या फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट. गुड. और ये जो b है इसका तो तुमको पहले मैं बता देता हूँ यूनिट क्या आता है, फिर इसकी वैल्यू भी बता देता हूँ, साथ में बता देता हूँ. तो यहाँ से b आ गया आपका लैम्डा मैक्स इंटू टी. ये जो b है इसकी वैल्यू आती है 2.97, 2.89 आता है शायद, चेक करो तो 2.89, यस 2.89 इंटू 10⁻⁻3. उसके आगे क्या लिखा है पता है? mK, मिली केल्विन. क्या लिखा है? मिली केल्विन नहीं है, वो मीटर केल्विन है. क्योंकि लैम्डा मैक्स इसमें आएगा, मीटर. लैम्डा मैक्स वेवलेंथ इज इन मीटर, टेम्परेचर इज इन केल्विन. हाँ, तो ये जनरल कन्फ्यूजन रहता है, ये लोग मिली केल्विन समझते हैं. इट्स नॉट मिली, इट इज़ मीटर केल्विन. तो 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. ये आ गया आपका लैम्डा मैक्स का, सॉरी वीन्स कांस्टेंट का वैल्यू. तो इतना ही ये लॉ है, इससे ऊपर तुमको कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और बहुत सिंपल सा लॉ था. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब लैम्डा मैक्स एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. डन. गुड. देन इसके बाद आई थिंक इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन किया होगा, है ना, और उसके बाद फिर अगला टॉपिक आएगा किरचॉफ्स लॉ. और किरचॉफ्स लॉ को मैं सबसे आखिरी में कवर करता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन है तो उसको लास्ट में रखेंगे. देन यू हैव कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन है इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल e से.
याद रखना ये जो चैप्टर हमने मतलब पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर रेडिएशन चालू किया था कल ही लास्ट लेक्चर में। पहला जो पार्ट था मतलब फर्स्ट टॉपिक जो था उसमें मैंने सिर्फ रेडिएशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया था आपको, और जो दूसरा टॉपिक था राइट आफ्टर दैट वाज इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन विद मैटर। तब मैंने बोला था कि ये थर्मल रेडिएशन किसी एक सोर्स में प्रोड्यूस किया उसकी बात ही नहीं हो रही है, वो रेडिएशन किसी और सरफेस पे आके इंसिडेंट हुआ। पार्ट ऑफ इट इज़ absorbed, part of it is reflected and part of it is transmitted. तो based on how much is absorbed, how much is reflected and how much is transmitted हमने 3 कोएफिशिएंट डिफाइन किए थे, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। वहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन नहीं किया था क्योंकि उस केस में बॉडी इमिट कर ही नहीं रहा था। वो बॉडी जिस पर रेडिएशन इंसिडेंट हुआ या तो उसने एब्जॉर्ब किया या रिफ्लेक्ट किया या फिर ट्रांसमिट किया, इसलिए हमने वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन नाम का कुछ डिफाइन नहीं किया, अब करना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी ये भी एक गिवन टेम्परेचर पे डिफाइन होता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू दैट ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। तो हम लोग एक ऑर्डिनरी बॉडी लेते हैं और एक ब्लैक बॉडी लेते हैं, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखते हैं, दोनों का एमिसिव पावर कैलकुलेट करते हैं और उसका रेशो ले लेते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो रिमेंबर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर is defined as the ratio of किसका रेशो, as the ratio of किसका रेशो, emissive power of the body to that of emissive power of black body, emissive power of black body at the same temperature, ये भी इजी है। मैं जानबूझ के नोट्स में एक फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, जानबूझ के नहीं लिखा हो। तो ई इमिसिव कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन विल बी इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये हो गया डेफिनेशन, ये लिखा नहीं है, देखा क्या, देखो है, देखा ई बी अपॉन ई बी लिखा होगा, ई अपॉन ई बी नहीं लिखा होगा। ई बी अपॉन ई बी लिखा है वो पता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा है फॉर अ ब्लैक बॉडी, ऐसा नहीं लिखा। ये ऑर्डिनरी बॉडी का इमिसिव पावर है, ये ब्लैक बॉडी का है। मैं वापस डेफिनेशन पे आता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन तुम किसका डिफाइन कर रहे हो, ऑफ अ बॉडी, कि ब्लैक बॉडी बोला यहाँ पे, ऑफ अ बॉडी मतलब एनी बॉडी, इट कैन बी अ ब्लैक बॉडी और it may be an ordinary body, is defined at a given temperature, is defined as the ratio of emissive power of the body। emissive power of the body को क्या बोल रहा हूँ मैं, E, to that of emissive power of black body को क्या बोल रहा हूँ मैं, EB। तो ये रेशो हो गया तुम्हारा E अपॉन EB। अब मैंने क्यों नहीं लिखा, उसका रीज़न है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, जो अगला लॉ है ना, वो मैं आखिरी में पढ़ाऊँगा। वैसे वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि व्हेन यू राइट बाय और से थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा। ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज़ फॉर एनी टाइप ऑफ बॉडी। अब अगर इसमें बॉडी खुद ब्लैक बॉडी हुआ और उस ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन करना है, तो रिमेंबर फॉर अ ब्लैक बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज EB बाई EB, क्योंकि E अपॉन EB जनरल फार्मूला है। और अगर बॉडी खुद ब्लैक बॉडी है तो E के यहाँ पे क्या लिखोगे, EB। तो EB बाई EB कितना हो गया, 1। मतलब किसी भी ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कितना होता है, 1। और आपको पता है ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कितना होता है, पता है कितना होता है, 1। E 1 और A की वैल्यू भी 1, A इक्वल टू E, वो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन है। तो ब्लैक बॉडी के लिए A और E दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम।
तो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन में हमको ये शो करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी ए और ई की वैल्यू सेम आती है, लेकिन 1 नहीं आती. इट इज़ सेम बट नॉट 1. तो वो देखेंगे हम लोग. फिलहाल तो ये बताना चाहिए. अब अगर बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या होता है फिर? सो फॉर एनी अदर बॉडी यू हैव ई वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, मतलब 0 से 1 के बीच में. गुड. तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर अ ब्लैक बॉडी? मैंने एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पूछा, कितना? 1. एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन 1. गुड. अब आई नो अगला टॉपिक किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन है, लेकिन एज आई टोल्ड यू वो सबसे आखिरी में. अब फिलहाल हम जाएंगे स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन पे. स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. कुछ लॉज दे आर फॉर ब्लैक बॉडीज, कुछ लॉज आर फॉर एनी बॉडीज, ऑर्डिनरी बॉडीज इन जनरल. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कौन से टाइप की बॉडी का था? स्टीफन्स लॉ भी किसके लिए है? ब्लैक बॉडी. राइट. इसका अगला टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किसका है? ऑर्डिनरी बॉडी. किरचॉफ लॉ किसका है? ऑर्डिनरी बॉडी. तो स्टीफन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? ब्लैक बॉडी. स्टीफन्स लॉ ब्लैक बॉडी, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ब्लैक बॉडी, किरचॉफ लॉ ऑर्डिनरी बॉडी एंड न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ऑर्डिनरी बॉडी. तो देखो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन में इफ यू रीड द स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ रेडिएट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय अ ब्लैक बॉडी. और बाय द वे रेडिएट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मतलब कौन? एमिसिव पावर. तो एमिसिव पावर की बात कर रहे हैं. इट इज़ डायरेक्टली proportional to 4th power of absolute temperature. So it states that the quantity या फिर the amount of radiant energy emitted per unit time per unit surface area per unit time per unit area by a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. Absolute temperature मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन. याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गड़बड़ हो जाता है. सिर्फ याद रहता है कि इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 4. वो T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो याद नहीं कर रहा और डिग्री सेल्सियस में लिख लिया तो गए, आंसर मैच नहीं होने वाला तुम्हारा. गुड. तो इमिसिव पावर मतलब Q/80 इज़ प्रोपोर्शनल टू T पावर 4. लेकिन ये Q/80 खुद कौन है? EV है. इमिसिव पावर है. किसका इमिसिव पावर है? ब्लैक बॉडी. क्योंकि हमने डिफाइन किसके लिए किया? ये ब्लैक बॉडी. तो यू गेट EV प्रोपोर्शनल टू T पावर 4. जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यू विल राइट डाउन अ कांस्टेंट. उसको तुम बोलते हो स्टीफन्स कांस्टेंट. तो सिग्मा हियर इज नोन एज स्टीफन्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू भी बताता हूँ, इसके यूनिट्स भी बताता हूँ. तो स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा पहले फॉर्मूला बना लो क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आते हैं. सिग्मा इक्वल्स टू EB अपॉन T पावर 4. तो सिग्मा इक्वल्स टू EB. व्हाट इज EB? Q/80 T पावर 4. अब देखो Q मतलब जूल, A मतलब मीटर स्क्वायर, टाइम मतलब सेकेंड और T मतलब टेम्परेचर मतलब केल्विन रेज़ टू 4. तो सिग्मा का जो यूनिट आ गया वो आ गया जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन रेज़ टू 4. गुड. और यू कैन से जूल पर सेकेंड मतलब कौन होता है? वैट. तो वैट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू 4. और जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो होती है
5.67 into 10 raised to minus 8 ऐसा यूनिट्स, ऐसा यूनिट मतलब ये दोनों यूनिट। देखो ये ना वैल्यू ये दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, 5.67 into 10 raised to minus 8। गुड। अब हमने आइडियली स्टीफन्स लॉ डिफाइन कौन सा टाइप की बॉडी के लिए किया, ब्लैक बॉडी, लेकिन हम इसको ऑर्डिनरी बॉडी के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई इट्स वेरी सिंपल थिंग। कैसे? तो फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन? E by EB, E by EB। तो व्हाट इज E? E into EB। लेकिन व्हाट इज EB अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ? सिग्मा T पावर 4। तो E सिग्मा T पावर 4 बन गया ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। एक्चुअली रियलिटी में इक्वेशन यही है, सिर्फ ब्लैक बॉडी अगर हुआ तो E की वैल्यू कितनी होती है ब्लैक बॉडी के लिए? 1। तो उसको 1 कर देना और इधर B लिख देना, EB इक्वल टू सिग्मा T पावर 4। तो एक्चुअल इक्वेशन ये है, सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए जो E की वैल्यू वो क्या हो गई 1, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? तो एक ही बात है। ओके, क्लियर यहाँ तक? अब ये जो तुमने स्टेटमेंट लिखा, ये जो लॉ है, ये लॉ अंडर एन अजम्पशन होता है कि वो ब्लैक बॉडी का जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट, जैसे तुम बैठे हो तुम्हारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट, राइट? तो वी अज्यूम कि सराउंडिंग हैज़ नो टेम्परेचर। ये जो लॉ हमने जब स्टेटमेंट बनाया ना, तो उसमें अजम्पशन था कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है ही नहीं, लेकिन अगर सराउंडिंग इटसेल्फ इज़ एट सम टेम्परेचर T0, तो जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना T और सराउंडिंग का कितना T0। अगर ब्लैक बॉडी के पास टेम्परेचर है तो वो इमिट कर रहा है, सराउंडिंग के पास अगर टेम्परेचर तो वो भी क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो ब्लैक बॉडी एक सराउंडिंग में है, सराउंडिंग जो इमिट करेगा वो ब्लैक बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो अगर सराउंडिंग इज एट टेम्परेचर T0 तो ये लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, तो वो भी देख लेते हैं। वो आपको नोट्स में लिख के दिया है, ब्लैक बॉडी केप्ट इन अ सराउंडिंग, ऐसा लिखा है क्या कहीं? गुड। तो ब्लैक बॉडी केप्ट इन अ सराउंडिंग, if a black body at temperature T is kept in a surrounding of temperature T0, then number 1, अभी इसमें तुमको ये देखना है कि ब्लैक बॉडी ने कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एमिट किया, कितना किया? सिग्मा T पावर 4, और कितना एब्जॉर्ब किया? सिग्मा T0 पावर 4। तो व्हाट इज नेट लॉस ऑफ एनर्जी? सिग्मा T पावर 4 माइनस सिग्मा T0 पावर 4। सो देयरफॉर नेट लॉस ऑफ एनर्जी वो मैंने नोट्स में डिटेल में लिख के दिया है, कितना इमिट हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देयरफॉर नेट लॉस ऑफ एनर्जी मतलब नेट लॉस ऑफ इमिसिव पावर, तो नेट इमिसिव पावर बोल सकते हो। तो नेट लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इज, फ्रॉम द ब्लैक बॉडी, ये एनर्जी बोल रहा हूँ लेकिन इमिसिव पावर की बात चल रही है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर दिस ऑल्सो। सो नेट इमिसिव पावर ऐसा बोल दो, बेटर ऑफ। नेट लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब नेट इमिसिव पावर, नेट इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज सिग्मा T पावर 4, ये इमिट किया
सिग्मा टी नॉट पावर 4 ये एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि जो सराउंडिंग ने इमिट किया वो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। तो सिग्मा बाहर आ गया। यू हैव ऑफ कोर्स फॉर ब्लैक बॉडी है तो ई भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर। इज दिस क्लियर? गुड। अब मुझे बताओ, इफ दैट इज क्लियर, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या बनेगा सेम इक्वेशन? ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या करेंगे? हाँ, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ई से। तो ई सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। ओके, तो फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर एन, जस्ट अ मिनट, therefore for an ordinary body you have E equals to E sigma t power 4 minus t naught power 4। डन। अगला लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। So next law is Newton's law of cooling। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग 11th में भी हुआ था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, अगर याद होगा तो। और जिनका मैथ्स है ये आपको डेरिवेटिव्स में भी आता है मैथ्स में। इसमें क्वेश्चन आए हुए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स का कुछ एक टॉपिक है जिसमें उसके साइंस में एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं। तो एनीवेज, मतलब डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने वाला है यहाँ पे फॉर्मूला में। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग जो तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, बहुत बार एक्सपीरियंस किया है प्रैक्टिकल लाइफ में। हमने ना प्रैक्टिकल लाइफ में इसको बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठंड में, अभी आने ही वाला विंटर्स 2-3 महीने में, उस केस में इफ़ यू टेक वेरी हॉट वाटर, क्योंकि हमको अगर इफ़ यू वांट टू टेक बाथ तो ठंड में हम लोग बहुत पानी गर्म कर लेते हैं। जितना ज़्यादा पानी गर्म करोगे उतना ही फास्ट वो ठंडा होता है। करेक्ट? तो रिमेंबर, व्हेन यू टेक अ बॉडी which is at a very high temperature, not really very high, which is at a high temperature compared to its surroundings, तो वो जो बॉडी है it will lose heat, क्योंकि heat always flows from higher temperature to, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही कूलिंग फास्ट होगा। दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब एक बॉडी में से हर सेकेंड में कितना हीट लॉस हो रहा है, it is directly proportional to difference in the temperature of the body and its surroundings। सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो लिखने का लैंग्वेज है वो थोड़ा अलग है। वो बोलते हैं it states that the rate of loss of heat from a body is directly proportional to excess of temperature of the body over its surroundings। मैंने बोला डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, वो बोल रहे हैं एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग। एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो व्हाट इज डिफरेंस? 70। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से पूछ सकता था। आई वुड हैव आस्क्ड यू, बॉडी का टेम्परेचर 80 है, सराउंडिंग का 10 है, तो मुझे बताओ बॉडी का कितना एक्सेस टेम्परेचर है सराउंडिंग के कंपेरिजन में? 70। बस यही डिफरेंस है उनके बोलने के तरीके में और अपने लिखने के तरीके में। तो तुम्हारा कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, तो इट्स अप टू यू। यू कैन से इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लॉस ऑफ हीट मतलब किसका डेरिवेटिव? हीट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dq by dt।
रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब बॉडी हर सेकेंड में कितना हीट लॉस कर रहा है. सो इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑफ कोर्स ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी is directly proportional to the difference of the temperature of the body with respect to its surrounding, or you can say it is directly proportional to the excess of temperature of the body over its surrounding. Excess of temperature of the body over its surroundings. ठीक है, वैसे भी और एक स्टेटमेंट बनेगा तब मैं उसको सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा. अभी फ़िलहाल एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग. तो एज पर द लॉ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब कौन, dq बाई dt. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या, थीटा माइनस थीटा नॉट, वेयर थीटा is temperature of the body, theta naught is temperature of the surroundings. ऑब्जेक्ट को छोड़ के ऑब्जेक्ट के आजू बाजू में जो भी होता है उसको सराउंडिंग्स बोलते हैं या एनवायरनमेंट बोलते हैं. इमेजिन आई एम ऑब्जेक्ट, मुझे छोड़ के जो भी है तुम सब, ये टेबल, ये स्टैंड, ये मोबाइल, ये क्या हो गया, सराउंडिंग्स. तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, थीटा 0. ओके, बॉडी का कितना है, थीटा. तो dq बाई dt इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट लिखूंगा, सम कांस्टेंट थीटा माइनस थीटा, सम कांस्टेंट. ओके, देन इफ यू रिमेंबर हीट इक्वेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 11th का 7th नंबर चैप्टर, Q इक्वल्स टू, अगर मैं m लिख रहा हूँ तो ms थीटा होता है. हीट इक्वेशन इज मास इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर, या फिर हीट इक्वेशन इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर. इधर m लिख रहे हो तो इधर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बराबर, इधर n लिख रहे हो तो यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट. तो नोट्स में गलत नहीं लिखा है, नोट्स में सिर्फ सिंबल. अभी कुछ बुक्स, खासकर तुम्हारे टेक्स्ट बुक, छोटा सी लिखते हैं किसके लिए, मोलार के लिए, और बड़ा सी लिखते हैं, कैपिटल सी लिखते हैं किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए. तो जो वहाँ पे सी लिखा है वो कैपिटल सी है, बिकॉज वो आपके टेक्स्ट बुक का नोटेशन है. आई डोंट माइंड इफ़ यू चेंज इट टू एस, इट्स डजेंट मैटर, इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो आपके टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा था मैंने वैसा लिख के दिया, सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज. m है तो उसके साथ जो भी होगा वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट होगा, क्योंकि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस. और अगर n है नंबर ऑफ मोल्स तो क्या होगा, मोलार स्पेसिफिक हीट, बिकॉज इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस. इज दैट क्लियर? पक्का? गुड. तो मेरे पास हीट इक्वेशन है Q इक्वल्स टू ms थीटा, वेयर थीटा इज टेम्परेचर. यहाँ पे dq बाई dt है तो मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dq बाई dt डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, m कांस्टेंट है क्योंकि मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज कांस्टेंट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नॉन डेरिवेटिव से बाहर आ गया, तो क्या हो गया, d थीटा बाई dt. इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ms d थीटा बाई dt इक्वल्स टू k थीटा माइनस थीटा नॉट. तो यू हैव d थीटा बाई dt इक्वल्स टू k बाई ms थीटा माइनस थीटा नॉट. k कांस्टेंट, m कांस्टेंट, s कांस्टेंट, तो ये पूरा ही कांस्टेंट. इसका मतलब d थीटा बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट. देखो यहाँ पे तुमने बोला था रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो dq बाई dt, यहाँ पे क्या आ गया, d थीटा बाई dt, व्हाट इज थीटा, टेम्परेचर, तो ये हो गया रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर. और लॉजिकली दोनों एक ही बात है, जितना फास्टर हीट लॉस होगा, लास्ट बेंच, जितना फास्टर हीट लॉस होगा ना
उतना ही फास्टर उस बॉडी का टेम्परेचर फॉल होगा। तो अल्टरनेट स्टेटमेंट ऐसा बनता है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग्स। या फिर आप बोल सकते हो, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग्स। गुड। तो इट अल्टरनेट स्टेटमेंट, alternate statement, it states that rate of fall of temperature of a body is directly proportional to the difference of temperature of the body, to the difference of temperature of the body over its surrounding, या फिर and its surroundings। सो देयरफॉर वो तो अभी हो ही गया, लिख ही दिया हमने, डी थीटा बाई डी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं, इजी ही है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, कुछ है ही नहीं है, इट्स टू इजी। अभी आ जाते हैं हमारे लास्ट बचा हुआ एक टॉपिक है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। सो विल स्टार्ट विद किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। है ये भी इजी, थोड़ा सा सिर्फ कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए इसको मैं लास्ट में ही रखता हूँ हमेशा। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं एंड देन वी विल डिराइव दिस आल्सो। तो इट स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी, ब्लैक बॉडी नहीं बोला मैंने, इज इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों की वैल्यूज क्या है? सेम है। सो इट स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर the coefficient of emission, the coefficient of absorption, ठीक है, the coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission, So therefore A इक्वल टू क्या हो गया? अब इसका ही एक अल्टरनेट स्टेटमेंट बन सकता है, तो यू कैन मेक वन मोर अल्टरनेट स्टेटमेंट, बट एज यू नो E इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन E। गुड। तो A इक्वल टू E, बट E इक्वल टू E बाई ई वी, therefore A इक्वल्स टू E अपॉन ई वी। और ये A को यहाँ लाता हूँ, ई वी को यहाँ ले जाता हूँ, E बाई ए इक्वल्स टू ई वी। अगर आपने नोटिस किया होगा लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों पैरामीटर E और A ये ऑर्डिनरी बॉडी के हैं, और राइट हैंड साइड पे ये ब्लैक बॉडी का है। तो इसका अल्टरनेट स्टेटमेंट कैसा बनता है? सो इट स्टेट्स दैट the ratio of course at a given temperature, it says that at a given temperature the ratio of emissive power of a body to its coefficient of absorption is equal to a constant, and that constant is emissive power of black body at the same temperature। यहाँ पे पूरे के पूरे रेडिएशन चैप्टर में
टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि रेडिएशन मतलब इमिशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को भूल के स्टेटमेंट्स लिखना ही नहीं। अगर तुमने टेम्परेचर के बारे में मेंशन नहीं किया, इसका मतलब तुमको ये हुआ कि रेडिएशन समझा ही नहीं है। तो रेडिएशन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर रेडिएशन यू ऑलवेज हैव टू मेंशन टेम्परेचर। लास्ट मेंशन, अच्छे से आराम से नींद कर रहे हो तुमको देख के आई एम फीलिंग लिटिल जेलस बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्लीप एंड आई कैन नॉट स्लीप। गुड ना, अभी ना घर पे तुम्हारा पेपर चेक करने का टेंशन, फिर अगले दिन तुम्हारा क्वेश्चन सेट बनाने का टेंशन। तो कम से कम ना खुद के लिए ना तो कम से कम हमारे लिए जाग लो। रिजल्ट मिलेगा तुमको तो खुशी हमको ज़्यादा होती है, एंड यू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। गुड। सो इट स्टेट्स दैट, बताओ तो क्या स्टेटमेंट है इसका? इट स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर a given temperature the ratio of emissive power of a body to its coefficient of absorption is a constant, and that constant is equal to emissive power of black body at the same temperature. अभी आप बोलते हैं कि ऐसा इज़ अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू, ऐसा क्यों बोलना पड़ गया? सीधा बोल देते ना, इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। सही बात है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये राइट हैंड साइड कांस्टेंट क्वांटिटी है, एट अ गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि मैं टेम्परेचर चेंज करूँगा तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो तुम लिखने के लिए लिख सकते हो डायरेक्टली, इट स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी to its coefficient of absorption is equal to emissive power of the black body at the same temperature। वो मेरा काम था बताना कि वो कांस्टेंट वैल्यू है एट अ गिवन टेम्परेचर, इसके लिए वैसा लिखा मैंने उसको। अब इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा। दिक्कत प्रूफ में होता है, जब व्हेन यू ट्राई प्रूविंग दिस थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले टू प्रूव दिस हम लोग लेने वाले हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, मतलब ये एक कंटेनर है, एनक्लोजर है, बॉक्स है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। और टेम्परेचर कांस्टेंट होने के लिए तुमको इस बॉक्स को सराउंडिंग्स के साथ आइसोलेट करना पड़ता है। इस आइसोलेट मतलब हीट एक्सचेंज शुड नॉट बी अलाउड विद द सराउंडिंग्स। बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा, अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा। गुड। अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। सोचो जरा ऐसा हो तो क्या हो? ऐसा जब हो तो बॉलीवुड के गाने मत जाओ, अंदर जितने भी बॉडीज़ होंगे ना सबका टेम्परेचर हो जाता है सेम, बिकॉज ऑफ द इंटरनल एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। अगर मैं यहाँ पे दो बॉडी दिखा दूँ और ये कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दूँ तो अभी बाहर का हीट अंदर नहीं, अंदर का हीट बाहर नहीं, लेकिन एक बॉडी ने हीट रिलीज़ किया, दूसरे ने एब्जॉर्ब किया, दूसरे ने रिलीज़ किया, पहले ने एब्जॉर्ब किया, तो आफ्टर अ वाइल दे विल बी एट द सेम टेम्परेचर एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? वेरी गुड। तो अभी याद रहेगा। गुड। तो वी हैव अ कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर हियर। अब इसमें हम लोग दो बॉडी लेंगे। आपके नोट्स में ना दो में से एक बॉडी को मैंने ए नाम दिया है और एक को बी नाम दिया है। अभी मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ। ऑर्डिनरी बॉडी को मैं आई विल कॉल एज ओ, क्योंकि ए मुझे एरिया के लिए यूज़ करना है यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन नहीं हो, दैट इज़ माई पर्पस। तो
जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, यहाँ पे जो ये बॉडी है, ऑर्डिनरी बॉडी है, इसको मैं बोल रहा हूँ O। गुड। और हमारे पास एक बॉडी है विच इज़ बेसिकली अ ब्लैक बॉडी, उसको बोल देता हूँ B। तो ये हो गया ऑर्डिनरी बॉडी O, ये हो गया ब्लैक बॉडी B। अब ये जो तो बॉडी से पीछे से आवाज़ आ रहा है मेरे को डेस्क बजाने का, आई वॉन्टेड टू लर्न तबला बिकॉज बट आई कुड नॉट फाइंड टाइम। तो अभी तुमको ही तबला समझ के मैं ठक 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 बजाना चालू कर दूँगा। आई नो आई डू नॉट हैव अ गुड रिदम विद म्यूज़िक, बेसुरा ही आवाज़ आएगा। एनीवेज गुड, पक्का पक्का। तो एक ऑर्डिनरी बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है। O इज़ ऑर्डिनरी बॉडी, B इज़ ब्लैक बॉडी। तो लेट अस ऑल्सो राइट डाउन लिटिल बिट। कंसिडर a constant temperature enclosure let, इसमें दो बॉडीज़ है, let two bodies, एक तो ऑर्डिनरी बॉडी O which is ordinary body and B which is a black body are kept in this enclosure, यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी बाय डिफ़ॉल्ट तुमको पता होनी चाहिए। एक बार तुमने बोल दिया कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है, उसमें दो बॉडीज़ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जितने भी बॉडीज़ है और सराउंडिंग या टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो मैं वो लिख नहीं रहा, वो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज इज सेम। गुड। अब A इक्वल टू E शो करने के लिए, मतलब किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन प्रूव करने के लिए हमको कुछ पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो सिर्फ O बॉडी के हैं, कुछ ऐसे जो सिर्फ B के हैं, और कुछ ऐसे जो दोनों के लिए कॉमन है। यहीं पे मेन कन्फ्यूजन होता है, कौन सा पैरामीटर कौन से बॉडी के लिए। थोड़ा लॉजिकली सोचो। नंबर 1, ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का वैल्यू क्या था, 1। इमिशन क्या था, 1। तो मैं जब A और E बोलूँगा तो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, वो तो 1 है ना। वो किसकी बात कर रहा हूँ फिर मैं, O की। गुड, पक्का। देन ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू मोर थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं EB लिख रहा हूँ, EB, तो EB मतलब इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, तो इसका इमिसिव पावर को क्या बोलूँगा, E। गुड। तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो दोनों बॉडी के अलग अलग है, और कुछ पैरामीटर्स ऐसे जो दोनों की कॉमन है। फॉर एग्जांपल डू यू सी, मैंने दोनों का एरिया मोर ऑफ लेस सेम दिखाया। तो मैं अगर कैपिटल A बोल रहा हूँ तो दैट इज सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द बॉडी सेम है, तो A दोनों में कॉमन पैरामीटर है। नंबर टू मैं पैरामीटर डिफाइन करूँगा जिसको मैं Q बोलूँगा। Q क्या बोलूँगा, Q। राइट, देखो लिखा है वहाँ पे Q, लिखा है क्या Q, और Q के आगे क्या लिखा है, तुम पढ़ो, मुझे पता है क्या लिखा है, तुम पढ़ो। हाँ, थोड़ा जोर से। अमाउंट ऑफ रेड एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑन बोथ द बॉडी, तो ठीक है। तो Q इज़ लाइक इमिसिव पावर, बट इट इज़ नॉट इमिसिव पावर, क्योंकि इमिसिव पावर में बॉडी इमिट करता है। यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। अब उसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी अगर कुछ एनर्जी इमिट कर रहा है तो वो एनर्जी किस पे इंसिडेंट होगा, इस पे। तो इस बॉडी के, दूसरे बॉडी के O ने इमिट किया तो किस पे इंसिडेंट हुआ, B ने इमिट किया तो किस पे इंसिडेंट हुआ। तो O या फिर B पे यूनिट टाइम में, उसके यूनिट एरिया पे कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ, वो किससे डिनोट कर रहे हो, Q से। तो यहाँ पे Q इज़ नॉट एनर्जी, इट इज़ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, क्योंकि अभी Q हमारे दिमाग में बैठ गया ना। Q मतलब कौन, एनर्जी। Q मतलब कौन, एनर्जी। यहाँ पे Q का मतलब एनर्जी नहीं है। वो समझेगा तो आगे समझेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। गुड। देन अब लेट अस डिफाइन सम पैरामीटर्स। तो लेट पहले मैं अलग अलग जो पैरामीटर है बोल देता हूँ। सबसे पहले ऑर्डिनरी बॉडी की बात कर लेते हैं। E इज़ द इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, A इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, E
इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी. तो E इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी. उसके बाद EB इज एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. बराबर. ये अनकॉमन पैरामीटर्स थे, ये 3 ऑर्डिनरी के, ये ब्लैक बॉडी का. उसका कॉमन में क्या है? Q. और क्या है? एरिया. ये कॉमन वाले पैरामीटर्स. तो E इज एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी O. ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी O. ये याद रखना आप. गुड. देन A, व्हाट इज A? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. किसका? ऑर्डिनरी बॉडी का. कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन of O, ordinary body. What is E? Coefficient of emission of ordinary body. What is EB? Emissive power of black body. So it is emissive power of black body. What is Q? Amount of radiant energy incident. Amount of radiant energy incident per unit time per unit surface area on both the bodies. Radiant energy incident per unit time per unit surface area, per unit area, ठीक है, on both the bodies. And what is A finally? A is area of each body. Area of each body. But so once you remember the parameters, एक बार तुमको पैरामीटर्स याद हो गए, अभी तुमको दोनों बॉडी के लिए सेम काम करना है. सेम. तो एक काम करेंगे ना, साइमल्टेनियसली कर लेंगे. पहले देखो ब्लैक बॉडी पे कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ और उसने कितना उसमें से एब्जॉर्ब किया, मतलब कितना एब्जॉर्ब किया इन शॉर्ट. तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी, राइट. एंड ऑल्सो कैलकुलेट व्हाट इज एनर्जी रेडिएटेड, मतलब इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, राइट. पक्का. और ये कौन सा एनक्लोजर था? कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर. उसका मतलब ये भी होता है कि जितना एनर्जी इस बॉडी ने रेडिएट किया उतना ही इसने एब्जॉर्ब किया, नहीं तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो नहीं सकता. अगर वो ज़्यादा रेडिएट कर लेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा. अगर उल्टा हुआ, उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया और कम रेडिएट किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा. तो रिमेंबर, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. तो एक काम करेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग ब्लैक बॉडी का कर लेंगे और सेम चीज़ ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी देखना है. सो फॉर ब्लैक बॉडी O, O है ना ब्लैक बॉडी? हाँ, B है B. सो फॉर ब्लैक बॉडी B. रिमेंबर, पहले देखो व्हाट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड. व्हाट इज एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी? वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बनता है यहाँ से. पहली बात तो कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, कितना Q, राइट. ये दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. यूनिट एरिया पे इतना इंसिडेंट हुआ. यूनिट एरिया पे मान लेता हूँ मैं, वो जो बॉडी था उसका एरिया मान लो, इमेजिन 5 मीटर स्क्वायर है. कितना है? 5 मीटर स्क्वायर. इंसिडेंट पर मीटर स्क्वायर में कितना हुआ? Q. तो फिर 5 मीटर स्क्वायर में कितना इंसिडेंट हुआ? 5Q. तो एरिया A होगा तो कितना इंसिडेंट हुआ? बराबर. और एक कौन सा बॉडी था? ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट. तो यहाँ पे A लिखते हैं वैसा,
लेकिन इसके लिए लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसका ए वैल्यू क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। इसका ए वैल्यू होता है 1, तो वो हम लोग लिखेंगे नहीं। गुड। सिमिलरली व्हाट इज एनर्जी रेडिएटेड? एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएट होता है इमेसिव पावर। क्या होता है? इमेसिव पावर। लेकिन व्हाट इज इमेसिव पावर? एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ये यूनिट एरिया में से इमिट हुआ ना, तो पूरे बॉडी में से कितना इमिट हुआ? ए इंटू वी। और क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर था, इसका मतलब ये था कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी रेडिएटेड दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू एनर्जी रेडिएटेड। पक्का पक्का? गुड गुड, श्योर श्योर। व्हाट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड? ए इंटू क्यू। व्हाट इज एनर्जी रेडिएटेड? ए क्या हो गया? कैंसल। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया? ई वी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल। अब ये सेम सारे के सारे स्टेप्स सेम, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। विल डू दिस फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी ओ। तो अभी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए सेम स्टेप्स है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अब मुझे बताओ, सबसे पहले ये बताओ कितना एनर्जी इस पे इंसिडेंट हुआ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया? क्यू, राइट। ये यूनिट एरिया पे इंसिडेंट हुआ, टोटल एरिया पे कितना हुआ? ए क्यू। ये ऑर्डिनरी बॉडी है। ये जितना है सब रखता नहीं है, उसके कैपेसिटी के हिसाब से रखता है। मतलब ए इंटू क्यू, ये सभी रख लेता है। आने दे। सारा का सारा एनर्जी खुद के पास रख लिया। तो वैसा ऐसा काम नहीं है, वो ज़रा सोच समझ के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वेरी गुड गुड। देन सेम एनर्जी रेडिएटेड। अभी एनर्जी रेडिएटेड में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, बिल्कुल मत करना। व्हाट इज एनर्जी रेडिएटेड? बेसिकली इमिसिव पावर पर डिपेंड करता है। दिस इज एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में से इतना गया, राइट, करेक्ट। टोटल एरिया में कितना गया? ए इंटू ई। लेकिन ये कौन सा बॉडी था? इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी इज डिफाइंड बाय कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो यहाँ पे ई लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। वहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा। पक्का? श्योर? यही तो कन्फ्यूजन है। ई लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, तो मत लगाओ। इधर ई लिखा, फंस गए। इफ यू राइट डाउन ई हियर, गए। तो क्या लिखोगे? ए इंटू ई। दिस इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। चलो देखते हैं ना, बाद में देखते हैं। ये भी तो कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर में ही है ना? यस और नो? यस। तो इसके लिए भी ये इक्वेशन ट्रू हुआ कि नहीं? कौन सा इक्वेशन? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू एनर्जी रेडिएटेड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन दिस केस? ए क्यू। रेडिएटेड इज ए इंटू ई। क्या कैंसिल हो गया? ए और ए। तो यहाँ से क्यू क्या बनेगा? क्यू क्या बनेगा? ई अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू नोटिस? लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, तो राइट हैंड साइड भी सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you have q equals to eb and q equals to e by a। करेक्ट हो गया ना प्रूव? यही तो प्रूव कर रहे थे ना तुम, यही तो प्रूव करने निकले थे ना। लुक हियर, e अपॉन a इक्वल्स टू ई बी। हो गया प्रूव। या फिर तुमको अगर इसको ऐसा लिखना है, a को यहाँ लाओ, e अपॉन ई बी। व्हाट इज दिस? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन में तुमको उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। एट अ गिवन टेम्परेचर द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी
इज इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ए इक्वल टू ई, बट ई इज ई बाई ई बी, तो तुमको मिल गया ए इक्वल टू ई बाई ई बी, मतलब ई बाई ए इक्वल्स टू ई बी. सो अल्टरनेट स्टेटमेंट बन गया, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर. प्रूव करने के लिए हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर लिया, उसमें एक ऑर्डिनरी बॉडी है O और एक ब्लैक बॉडी है B. गुड. पैरामीटर्स E था इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, स्मॉल a है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, स्मॉल e है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, EB है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. उसके बाद Q है अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑन बोथ द बॉडीज, A है एरिया ऑफ बोथ द बॉडीज. उसके बाद हम लोगों ने एक सिंपल सा एक, और इसको ऐसा ही याद रखना, दोनों को पैरेलल लिख लो. फिर ब्लैक बॉडी ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, पहले तो उस पर इंसिडेंट कितना वो बताओ, Q पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. तो पूरे एरिया पे कितना इंसिडेंट हुआ, AQ, और ये बॉडी जितना आया पूरा रख लेता है, तो पूरा एब्जॉर्ब हो गया AQ. कितना इमिट हुआ, A इंटू EB. करेक्ट. जितना एब्जॉर्ब हुआ उतना ही इमिट होगा, क्योंकि दे आर इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, तो Q इक्वल्स टू E. सिमिलरली यहाँ पे हाउ मच एनर्जी इज इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, Q. टोटल एरिया पे कितना हुआ, AQ, उसमें से कितना एब्जॉर्ब हुआ, AAQ. करेक्ट. अब जब तुम एनर्जी रेडिएट की बात करते हो, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि इधर E लिखना कि नहीं लिखना. दिस इज एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और इनटू ए जब करोगे तो दैट गिव्स यू एरिया डायमेंशनली कैंसल, तो मिल गया एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम. पक्का, क्योंकि ये जो ए है ये डेफिनेशन वाइज अलग है और ई का डेफिनेशन अलग है, तो इधर ई लिखते हैं क्या, नहीं इधर नहीं लिखते. लेकिन ये कौन से एनक्लोजर में था, कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड, तो Q इक्वल्स टू E बाय A. यहाँ पे Q इक्वल्स टू EB, तो EB इक्वल्स टू E बाय A, हेंस प्रूफ. तो एंड ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर.